वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 और हमने इससे पहले के सारी प्रश्नावलियों के और सभी सवाल अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। आप वहां पर जाकर के इन सवालों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 1 है। देखो, हमने इसमें विकल्प दिए हैं, ठीक है। तो विकल्प में से बताना कौन सा सही है। तो पहले सवाल को हल करेंगे। पहले सवाल को देखो, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी। देखो, एक बिंदु Q, ये बिंदु मान लो Q है और इस वृत्त के ऊपर से ये स्पर्श रेखा है की लंबाई कितनी है, 24 सेमी, तथा Q से केंद्र से दूरी 25 सेमी। अब देखो, Q से और केंद्रक O से दूरी कितनी दे रखी है, 25 सेमी। वृत्त की त्रिज्या है, यानी हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, यानी कि ये वृत्त की है त्रिज्या, ठीक है, ये हमें निकालनी है। अब देखो, ये हमारा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज क्यों बन गया, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है और ये लंब है, इसलिए 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण और ये वाली भुजा होती है लंब, और ये जो भुजा होती है वो होती है आधार। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो इस बार हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, ठीक है। हमारे पास कर्ण और आधार दिया हुआ है, क्या निकालना है, हमें लंब निकालना है। तो अब इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हल करेंगे और हमारी इसमें प्रमेय भी है, प्रमेय 10.1, ठीक है, उसके अनुसार भी इसको देखेंगे। अब हम वहाँ पे वो लिख देते हैं जो हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमारे पास दिया है पी क्यू बराबर है 24 सेमी। देखो, पी क्यू हमारा क्या है, 24 सेमी है और ओ क्यू हमारा है 25 सेमी, ये हमें प्रश्न में दिया है। और हमें दूसरी बात क्या है कि प्रमेय 10.1 के अनुसार कौन क्यू पी ओ, यानी ये वाला कौन कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है। किसके अनुसार, प्रमेय 10.1। और प्रमेय 10.1 क्या कहती है, आपकी पुस्तक में पेज नंबर 164 पे है ये प्रमेय, आप पढ़ लेना, इसको याद भी कर लेना। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, देखो वृत्त है ये, इसके किसी भी बिंदु, स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये हमारा बिंदु है और इस पे जो स्पर्श रेखा होती है वो, इस पे जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। यही हमारी प्रमेय कह रही है, प्रमेय 10.1। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये हमारी प्रमेय 10.1 कहती है। तो हमारा जो कोण है ये P क्या है, समकोण है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज क्यू पी ओ में। ये हमारा पूरा कैसा समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हमारे पास ये 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के सामने तो हो गया कर्ण और ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार। तो अब हमें इस त्रिभुज के अंदर, यानी इस समकोण त्रिभुज के अंदर अब हमें निकालना है लंब, ठीक है। ये दोनों दे रखे हैं तो लंब निकालेंगे। और लंब का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। ये सूत्र के हिसाब से इसको अब आगे हल करते हैं। तो लंब हमारा है, इसका नाम लिखेंगे लंब का पी ओ। तो ये लिखेंगे पी ओ बराबर, उसके बाद है हमारे पास इसमें कर्ण का वर्ग। कर्ण हमारा है ये 25 सेमी, 25 सेमी है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और स्क्वायर, और उसके बाद है माइनस आधार का स्क्वायर। माइनस आधार हमारा ये है 24 सेमी, 24 सेमी, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं स्क्वायर, और इन सब का क्या है, अंडर रूट। अब पी ओ हमारे पास निकालेंगे तो पी ओ बराबर, अब हमें क्या करना है, 25 का वर्ग करना है और 25 का वर्ग होगा हमारे पास 625। आप करके देख लेना, 25 गुना 25 625 ही आएंगे। आपको वैसे याद भी होनी चाहिए ये वर्ग। और 24 का वर्ग होता है हमारे पास 576, ये 24 गुना 24 करके देखना आप, 576 ही आएंगे, ठीक है। और इन सब का अंडर रूट। पी ओ बराबर 625 में से 576 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 49। आप भी घटा के देख लेना। और 49 का वर्गमूल यानी अंडर रूट पी ओ बराबर हो गया हमारा 49 अंडर रूट होता है 7, ठीक है।
यानी 49 का वर्गमूल होगा 7, और किस में है ये, सेमी में, तो यहाँ लिख देंगे सेमी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया 7 सेमी। जो भी विकल्प में 7 सेमी है उस पर हम राइट क्लिक कर देंगे, और पहले सवाल का ये हो गया आंसर 7 सेमी। प्रश्न नंबर 2 है आकृति 10.11 यानी 10.11 में, ये वाली आकृति बात हो रही है, इस वाली 10.11 ये आकृति की। यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, देखो TP और TQ यानी O केंद्र वाले वृत्त पर क्या है, ये दोनों स्पर्श रेखा है, यानी TP और TQ दोनों कैसी रेखा है, स्पर्श रेखा है। इस प्रकार है कि कोण POQ यानी कोण हमारा POQ, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का दे रखा है। तो कोण PTQ बराबर है, तो हमें क्या करना है, कोण PTQ निकालना है, यानी कोण हमारा PTQ यानी ये वाला कोण निकालना है हमें। ठीक है, अब ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, देखो ये कोण हमारे पास दे रखा है 110 डिग्री, और ये क्या है, चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के अंदर 4 कोण होते हैं, तो हमारे पास ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि प्रमेय 10.1 के अनुसार ये कितना होगा, 90 डिग्री, और ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री, और ये हमारे पास दे रखा है। तो इन तीनों कोणों को जोड़ करके चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 360 में से इन तीनों को जोड़ करके घटा देंगे, तो हमारा ये वाला कोण निकल के आ जाएगा आसानी से। तो अब इसको हम विस्तार से हल करते हैं। अब देखो जो जो हमारे पास दिया है वो हम लिख देते हैं। पहले देखो हमारे पास कोण POQ ये हमारे पास दे रखा है, और ये कितने डिग्री दे रखा है, 110 डिग्री, तो यह लिखेंगे 110 डिग्री, क्योंकि ये हमारा प्रश्न में दे रखा है। और दूसरा कोण OPT, अब देखो कोण हमारा OPT यानी ये वाला कोण, ठीक है, और ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला कोण ये भी दे रखा है, क्योंकि कारण क्या है इसमें, प्रमेय 10.1 के अनुसार, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो त्रिज्या होगी वो कितने डिग्री की होगी, 90 डिग्री की। ठीक है, ये भी कितने की होगी, 90 डिग्री की, प्रमेय 10.1 के अनुसार, जो कि हमने पिछले सवाल में आपको बताया था प्रमेय 10.1 क्या है। ठीक है, तो ये दोनों कोण कितने 90 डिग्री के होंगे, और ये दे रखा है, हमें ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, ये वाला कोण निकालना है। तो अब हमारे पास ये पूरा क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज में सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इन सभी को जोड़ेंगे और हम इस कोण का मान निकाल देंगे। तो अब देखो इसको हल करते हैं। तो सभी को पहले जोड़ते हैं, कोण इनके ये पहले लेते हैं कोण T प्लस में कोण Q प्लस में कोण O प्लस में कोण P, और इन सभी कोणों का योग होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो हमारे पास देखो कोण T हमें निकालना है, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे, कोण T। उसके बाद प्लस कोण Q हमारा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, क्योंकि ये क्या है, प्रमेय 10.1 के अनुसार, ये हो गया 90 डिग्री, प्लस कोण O हमारे पास दे रखा है 110 डिग्री, कोण P भी हमारा 90 डिग्री का, और इन सभी को बराबर करके 360। अब इनको जोड़ देंगे, तो कोण T इनको जोड़ेंगे प्लस में 90, 110 और 90, इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 290। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना, ये आएंगे 290, और बराबर कितने हमारे पास 360। यहाँ पे कोण T रहेगा, ये 290 इधर जाएंगे, तो कोण T बराबर 360, और ये 290 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे 290। तो कोण T का मान आ गया 360 में से 290 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, ये हो गया कोण T, ये आ गया हमारा निकल करके 70 डिग्री। इस तरह से ये हो गया हमारे सवाल नंबर 2 के आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर है, यानी कोण हमें POA ज्ञात करना है। देखो ये हमारा
केंद्र है और ये दोनों क्या है, स्पर्श बिंदु है और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। और इसमें जो दोनों स्पर्श रेखा ये झुक रही है 80 डिग्री के एंगल पर, यानी 80 डिग्री के कोण पर ये झुक रही है। तो अब हमें प्रश्न में ये वाला कोण हमें निकालना है, ठीक है। POA ये वाला कोण हमें क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरा क्या है, चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के अंदर आप जानते हो 4 कोण होते हैं। तो 4 कोण में देखो ये कोण और ये कोण कैसे हैं, आपस में 90-90 डिग्री के हैं और ये हमारा कोण दे ही रखा है पूरा। तो इस पूरे कोण को निकाल लेंगे और फिर उसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। आधा कर देंगे तो हमारा ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। तो अब हम इसको विस्तार से हल करते हैं। अब हमारे पास जो हमारे पास दिया है प्रश्न में वो हमने लिख दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है हमारे पास, देखो कोण APB यानी ये वाला कोण दे रखा है 80 डिग्री का प्रश्न में। और कोण PAO यानी ये वाला कोण दे रखा है 90 डिग्री का है और कारण है प्रमेय 10.1 के अनुसार। और PBO यानी ये वाला कोण भी हमारे पास दे रखा है 90 डिग्री का, ठीक है। 1 2 3 कोण दे रखे हैं, ये वाला कोण निकालेंगे पूरा, पहले पूरा कोण निकालेंगे यानी कि AOB को निकालेंगे, ठीक है। तो AOB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ करके 360 में से घटा देंगे। तो इनको पहले लिखेंगे चतुर्भुज AOBP में। अब देखो कोण P हमें निकालना है, ये वाला कोण निकालना है O, तो कोण O प्लस में कोण A प्लस में कोण P प्लस में कोण B और इन सब का योग होता है 360 डिग्री। अब इनको देखो कोण O हमारे पास हमें निकालना है, तो ये कोण O ही रखेंगे इसको, प्लस में कोण A हमारे पास 90 डिग्री प्लस कोण P हमारे दिया है प्रश्न में 80 डिग्री और कोण B हमारे पास है 90 डिग्री प्रमेय 10.1 के अनुसार बराबर है 360 डिग्री। अब देखो इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो कोण O तो रहेगा ऐसा ही, कोण O प्लस में 90 और 90 180 और 180 और में 80 जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 260 हो गई जोड़ने पर। आप भी जोड़ के देख लेना, 90 और 80, 9 9 18 18 और 8 26 260 और उसके बाद बराबर 360 और कोण O निकाल रहे हैं तो कोण O बराबर हो जाएगा 360 माइनस 260, तो कोण O बराबर 100। कोण O हमारा कि पूरा निकल के आ गया, ये पूरा कोण निकल के आ गया 100 डिग्री। अब हमें क्या करना है, कोण ये निकालना है इसका आधा भाग, ठीक है, यानी कोण POA निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो रेखा है यानी PO रेखा कोण AOB को समद्विभाजित करती है, यानी बराबर के दो भागों में बांट रही है, यानी PO रेखा। तो हमें पता है ये जो कोण है और ये कोण है आपस में आधे हैं और ये पूरा कोण हमें निकाल दिया 100 डिग्री है। तो इसको अब आगे हल करेंगे तो POA, तो निकाल रहे हैं कोण हम, कोण POA बराबर है 1/2, यानी इस कोण का आधा हो जाएगा 1/2, किसके आधा आइए AOB के, तो 1/2 कोण AOB, यहाँ लिखेंगे AOB, ठीक है, यानी कोण POA 1/2 AOB के, ठीक है, इसके बराबर है। और इसमें कारण भी लिख देंगे, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे OP रेखा, यानी ये रेखा कोण AOB को समद्विभाजित करती है, यानी हमारा AOB ये पूरा कोण है, ठीक है, इसको ये रेखा क्या करी, समद्विभाजित करती है, इसलिए कोण POA यानी कि POA ये वाला कोण इसका क्या होगा, पूरे का आधा होगा। तो कोण POA बराबर 1/2 और हमारे AOB कोण हमारा आया है, कोण हमने AOB निकाला है, कितने डिग्री का आया हमारा 100 डिग्री। देखो ये अभी निकाला था हमने 100 डिग्री आया था कोण AOB, तो यहाँ पे कर देंगे गुणा 100, तो हमारा कोण POA बराबर
अब देखो इसको कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दून 2 पंजे 10 और 0 की 0, तो कोण POA कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर सवाल नंबर 3 का। प्रश्न 4 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखो प्रश्न में ये हमारा एक वृत्त है और ये इसका व्यास है। ठीक है, ये वाला व्यास है और इसके जो सिरों पर खींची गई ये समांतर रेखा होती है, ये हमें बात सिद्ध करनी है। तो अब हम सबसे पहले तो इसमें दिया है वो बातें लिखेंगे, क्या क्या इसमें दे रखा है। देखो वृत्त AB, वृत्त में AB ये जो रेखा है क्या है, व्यास है और वह PA तथा RS यानी कि PA और RS क्या है, ये दोनों समांतर यानी स्पर्श रेखा है इसकी। ठीक है, और ये बातें हम लिखेंगे दिया है में, हमें दिया है वृत्त में AB व्यास है। ठीक है, ये हमारा वृत्त है और इसमें AB क्या है, ये व्यास है तथा PQ व RS यानी PQ और RS ये दोनों क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है। ये दोनों रेखा कैसी है, स्पर्श रेखा है, ये और ये PQ और RS ये हमें दिया है प्रश्न के अंदर। अब हमें सिद्ध करना है। देखो सिद्ध हमें ये करना है PQ और RS यानी PQ और RS क्या है, हमारी समांतर रेखा है, ये हमें बात सिद्ध करनी है। तो ये लिखेंगे सिद्ध करना है PQ समांतर है RS के, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति है, देखो हमारे पास ये OA, देखो OA ये जो त्रिज्या है वो PQ पे क्या है, लंब है। तो ये पहले लिखेंगे OA लंब है, ये लंब का सिंबल है। OA लंब है यानी OA त्रिज्या हमारी लंब है PQ पर, PQ तथा ठीक है इसी प्रकार OB त्रिज्या हमारी लंब है RS पर तथा OB यहाँ लिखेंगे OB लंब है किस पर, RS भुजा पर, यानी OB त्रिज्या है वो RS पे हमारा क्या है, लंब है ये। ठीक है, और लंब है तो आपको पता है ये दोनों लंब है तो कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। और किसके अनुसार यहाँ लिख देंगे, अनुसार किसके, प्रमेय 10.2 के अनुसार, प्रमेय 10. ये बात प्रमेय 10.1 के अनुसार थी, क्योंकि हमारी जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। तो ये बात हमने लिख दी, OA त्रिज्या लंब है स्पर्श रेखा पर, इधर ये त्रिज्या OB त्रिज्या लंब है स्पर्श रेखा RS पर। तो ये प्रमेय 10.1 के अनुसार ये हमने लिख दी, क्योंकि ये लंब होती है। अब हमारे पास देखो लंब है तो आपको पता है ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण PAO, यहाँ लिखेंगे कोण PAO। देखो कौन सा कोण है, PAO यानी ये वाला कोण। ठीक है, बराबर है ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का। और दूसरा कोण है हमारा, दूसरा कोण है इसी तरह, दूसरा कोण है हमारा SBO ये वाला कोण, ये वाला कोण भी कितने डिग्री का है, कोण देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, SBO ये मान लो, या फिर आप इसको RBO इसको भी कह सकते हो, SBO ये वाला कोण ले लेते हैं, SBO बराबर कितने का है, 90 डिग्री का। देखो इसमें है ना ये कोण और ये कोण, दोनों कोण एकांतर होते हैं, और ये कोण और ये कोण कैसे होते हैं, एकांतर होते हैं, दोनों कोण बराबर है, और ये कोण भी इसके बराबर होगा इस वाले कोण के। ठीक है, लिख देते हैं, यानी कि ये सारे कोण 90 डिग्री के हैं, चारों के चारों। तो यहाँ पे लिख दिए कोण PAO बराबर 90 डिग्री और कोण SBO बराबर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो चूँकि कोण PAO, देखो PAO ये वाला कोण और
कोण दूसरा है हमारे पास कौन एस बी ओ, ये वाला कोण, यानी ये कोण और ये कोण कैसे हैं आपस में बराबर है और बराबर एकांतर कोण माने जाते हैं। आपको पता है जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो उसके जो एकांतर कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं, और जब एकांतर कोण बराबर है तो ये जो हमारी रेखा होगी वो कैसे होगी, समांतर होगी। जब जिनके एकांतर कोण बराबर हो तो उन रेखाओं के जो रेखा होती है समांतर होती है वे रेखाएं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण पी ए ओ, कोण पी ए ओ बराबर है कोण एस बी ओ, कोण पी ए ओ, देखो कोण पी ए ओ ये वाला कोण और कोण एस बी ओ बराबर है इसके, ठीक है। और ये कैसे कोण आपस में समकोण है, ठीक है। समकोण तो इसलिए क्योंकि ये लंब है इसलिए, और दूसरी बात एकांतर भी है, तो ये दोनों बातें लिख देते हैं, समकोण, समकोण व एकांतर, समकोण और एकांतर। और आपको पता है जब एकांतर कोण बराबर हो तो वे दोनों भुजा कैसी होगी, समांतर होगी। तो ये बात हमारी सिद्ध होगी। ये चूंकि लगाया था, अब लगाएंगे यहाँ पे इसलिए पी क्यू समांतर है आर एस के, यानी पी क्यू समांतर है आर एस के। इस तरह से ये बात हमारी सिद्ध हो गई और ये चौथे सवाल का हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। देखो ये हमारा एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है और इस पे एक रेखा स्पर्श से बिंदु से खींची गई रेखा है ये, और इस पे जो डाला गया लंब है वो कहाँ से गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इस तरह से चित्र बना लेंगे और ये हमारे इनके नाम हो गए ए पी बी और ये ओ, और ये दूसरा बिंदु भी रख लेते हैं ओ डैश। अब हमारे पास दिया है वो लिखेंगे वृत्त जिसमें स्पर्श बिंदु P है, ये हमारा वृत्त है जिसमें बिंदु स्पर्श बिंदु ये P है, इसी स्पर्श बिंदु है, इसका नाम है P, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। और हमें सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु P से, यानी ये वाला बिंदु P, गुजरने वाला लंब यानी ये लंब केंद्र से गुजरता है, यानी ये वाला केंद्र है, यहाँ से ये गुजरेगा। ये बात हमें सिद्ध करनी है, यानी इस बिंदु से डाला गया लंब केंद्र से गुजरेगा। तो ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु और ले लेते हैं यहाँ पे और इसका नाम रख देते हैं ओ डैश, ठीक है। क्योंकि ये जो सिद्ध करना है हमें विरोधाभास नियम से सिद्ध करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे विरोधाभास होगा तब ये बात सिद्ध होगी। तो अब इसको विस्तार से हल करते हैं। तो इस वाले कोण को हम कितने डिग्री का मान लेते हैं, इसको भी हम 90 डिग्री का मान लेते हैं, ठीक है। इसको हमने मान लिया 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे 90 डिग्री का इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कोण बी पी ओ डैश, माना कोण बी पी ओ डैश, इस वाले का नाम है कोण बी पी ओ डैश। ये कोण हमने मान लिया 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि इसको मानना पड़ेगा तभी ये सवाल सिद्ध होगा, इसमें विरोधाभास होगा तब ये सिद्ध होगा। माना कोण बी पी ओ डैश 90 डिग्री का है और ये 90 का है और ये वाला कोण भी बी पी ओ, ये कोण है बी पी ओ। ध्यान रखना ये ओ डैश था, ये ओ है, बी पी ओ यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और इसमें देखो इस पहले वाले का नाम लिख देते हैं, समीकरण 1 है। और देखो कोण बी पी ओ बराबर 90 डिग्री का, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और इसमें कारण क्या होगा, क्योंकि कारण ये होगा कि जो हमारी त्रिज्या है ओ पी लंब है ए बी पर, तो त्रिज्या लिखेंगे, कारण है इसमें ओ पी त्रिज्या, ओ पी ये वाली त्रिज्या, ओ पी त्रिज्या लंब है किस पर, ए बी पर, यानी ए बी जो भुजा है उस पर ओ पी त्रिज्या लंब है, ये हमारा कारण होगा। लंब होगा तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब देखो दोनों कोण को हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी पी ओ डैश बराबर 90 का और कोण बी पी ओ बराबर 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से।
यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो देखो समीकरण 1 व 2 में ये दोनों कोण कैसे दे रखे, 90-90 डिग्री के दे रखे हैं, क्योंकि हमने ऐसा मानना था। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि, ठीक है, ये चूंकि का निशान है, चूंकि कोण, यहाँ पे लिखेंगे कोण बी पी ओ डैश बराबर है किसके, कोण ओ बी पी ओ कर देते हैं इसको भी, बी पी ओ, कोण बी पी ओ डैश बराबर है कोण बी पी ओ के। ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि ये हमारे समीकरण 1 व 2 में हमने बराबर दर्शाया है। अब यहाँ पे देखो, ये कोण दोनों बराबर है, ये तो हमारा समीकरण में दर्शाया माना था हमने। अब यहाँ पे एक्चुअल स्थिति देखो, देखो ये कोण छोटा है और ये कोण कैसा है, बड़ा है। तो आपको कौन सा कोण 90 डिग्री का, ये वाला है, और ये वाला कोण कैसा है, छोटा है ये, और ये पूरा कोण है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री का ही, लेकिन ये कोण तो इससे छोटा है। और आपको पता है 90 डिग्री के दोनों कोण हो तो दोनों बराबर होंगे, और इनके जो बिंदु होंगे कैसे होंगे, समपाती होंगे, जब भी 90 डिग्री के कोण हो सकते हैं ये। तो ये कोण ओ डैश वाला कोण हमारा कैसा है, 90 डिग्री का नहीं है, यानी छोटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इसलिए, ये इसलिए का निशान है, इसलिए कोण ओ पी बी यानी बी पी ओ, कोण बी पी ओ कोण बड़ा है। ठीक है, कोण बी पी ओ यानी ये वाला कोण बी पी ओ, ये वाला कोण बड़ा है, किससे बड़ा है, कोण बी पी ओ डैश से, बी पी ओ डैश से। ठीक है, ये बात हमें देखो सिद्ध हो रही है ये बात, इसलिए देखने पे पता लग रहा है विरोधाभास हो रहा है। और यहाँ पे लिख देंगे कारण विरोधाभास, यहाँ क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, यहाँ विरोधाभास, क्योंकि देखने से पता लग रहा है कि ये कोण छोटा है और ये कोण बड़ा है। तो यहाँ विरोधाभास नियम से ये छोटा कोण है, ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, यानी ये कोण छोटा है और ये बड़ा कोण है। तो विरोधाभास हो गया। और दोनों कोण आपको पता है 90 डिग्री के नहीं है, ये छोटा कोण है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे, अतः स्पर्श बिंदु यानी स्पर्श बिंदु से गुजरने वाला लंब केंद्र से गुजरता है। और ये बिंदु अगर मान लो यहाँ पे होता तो ये भी क्या मानता, समपाती होता। और आपको पता है समपाती होंगे तो 90 डिग्री का कोण होता है ये भी। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे स्पर्श बिंदु P से गुजरने वाला लंब केंद्र से गुजरता है, ना कि यहाँ से। तो यहाँ पे नीचे अब लिख देंगे, इस तरह से लिखना है, बिंदु P से गुजरने वाला लंब केंद्र से गुजरता है, इति सिद्धम। और ये सवाल नंबर 5 के हो गए हमारे आंसर। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास, एक बिंदु A से, एक बिंदु A, मान लो ये बिंदु A है, A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, यानी वृत्त का केंद्र O यहाँ पे है, इसकी दूरी कितनी है, 5 सेमी। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी। देखो ये क्या है, स्पर्श रेखा है और इसकी लंबाई है 4 सेमी। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो वृत्त की त्रिज्या ये वाली ज्ञात करनी है, हमने इसको ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है सवाल के अंदर। तो आपको पता है ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखो ये 90 डिग्री का कोण है बी, और इसके जो सामने क्या होता है, कर्ण होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, 90 डिग्री के यानी समकोण के सामने जो कोण भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, तो हमें लंब ज्ञात करना है। और लंब का हमारे पास जो सूत्र होता है ये रहा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का सूत्र होता है लंब बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग और दोनों का अंडर रूट। ये हमारा सूत्र है। इसके हिसाब से इसको हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का नाम है ABO, त्रिभुज ABO में, ये त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABO में। अब हमारे पास सूत्र है, हमारा ये सूत्र लगेगा, लंब निकाल रहे हैं तो लंब की भुजा का नाम है हमारे पास OB। तो यह लिखेंगे OB, हम OB भुजा निकाल रहे हैं, नहीं लंब निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है सूत्र के अनुसार बराबर का निशान लगाएंगे। और उसके बाद एक कर्ण, कर्ण हमारे पास कितना है,
कर्ण है, कर्ण भुजा का नाम है ए ओ और उसका वर्ग माइनस उसके बाद है आधार का वर्ग। आधार कितना है हमारे पास ए बी, आधार का नाम है ए बी का वर्ग और दोनों का अंडर रूट। तो ओ बी हम निकाल रहे हैं लंब, ठीक है। तो अब हमारे पास ओ ए कितना है हमारे पास, यानी कर्ण कितना है 5 सेमी, तो 5 का वर्ग माइनस ए बी यानी आधार कितना है ए बी 4 सेमी, यानी कि इसका वर्ग और ऊपर क्या लगाएंगे अंडर रूट। तो ओ बी बराबर 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 4 का वर्ग होता है 16 और ऊपर अंडर रूट। ओ बी बराबर 25 में 16 गए तो बचेंगे 9 और 9 का अंडर रूट और ओ बी यानी कि लंब बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल होता है, यानी कि अंडर रूट 9 का मान होता है 3, ठीक है। 9 का वर्गमूल होता है 3 और किस में है सेमी, ये है सेमी में। इस तरह से छठा सवाल ये हमारा आंसर हो गया 3 सेमी आंसर। प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी है। देखो दो वृत्त है, उनकी सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका केंद्र एक हो, ठीक है। दोनों का केंद्र एक है, एक बड़ा वृत्त है एक छोटा, ठीक है। तो इसमें एक की त्रिज्या 5 सेमी और एक की कितनी है 3 सेमी। दोनों वृत्तों की अलग अलग नाप की त्रिज्या है क्योंकि एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो ये बड़ा वृत्त है, इसकी ये जीवा है, ठीक है। जीवा वो होती है जो वृत्त के दो बिंदुओं को आपस में मिलाती है, वो कहलाती है जीवा। तो बड़े वृत्त की जीवा ये है क्योंकि दोनों को मिला रही है, एक तो ये बिंदु और एक ये बिंदु पी और क्यू को मिला रही है, तो ये जीवा है और ये जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, इसकी जीवा की लंबाई निकालनी है, ठीक है। पी क्यू जीवा का नाम है पी क्यू, इसकी हमें लंबाई निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमारा ये त्रिभुज बन गया है। अब देखो ये कितना है 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, लिख देते हैं 90 डिग्री। और इसके सामने क्या है, ये कर्ण है। आपको पता है सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण और ये होगी लंब और ये हो गया आधार। तो हमें आधार निकालना है इसमें, ठीक है। लंब और कर्ण दे रखा है और आधार निकालना है और आधार निकालने का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो सबसे पहले तो हम इसका नाम लिखेंगे इस त्रिभुज का नाम है PMO, ठीक है। त्रिभुज PMO में अब हमें क्या निकालना है, ये आधार निकालना है और आधार का सूत्र आपको पता है ये वाला है। तो आधार का सूत्र है आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। तो आधार हमारे पास दे नहीं रखा कितना है PM, तो आधार के स्थान पे लिखेंगे PM बराबर और उसके बाद है हमारे पास कर्ण इसमें दे रखा है 5 सेमी, तो यह लिखेंगे 5 सेमी यानी 5 का वर्ग और उसमें क्या करेंगे माइनस लगाएंगे और माइनस लंब का वर्ग, लंब कितना है 3 सेमी, तो यह लिखेंगे 3 सेमी और दोनों का अंडर रूट। तो PM होगी हमारे पास 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 3 का वर्ग होता है 9 अंडर रूट। PM बराबर 25 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 16 और 16 का अंडर रूट। PM बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 का मान होता है 4, यानी 16 का वर्गमूल होता है 4। तो PM कितना आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब देखो PM ये आया है, ठीक है, PM ये भुजा है और हमें क्या निकालनी जीवा PQ की लंबाई निकालनी है। तो आपको पता है ये जो भुजा और ये भुजा आपस में कैसी बराबर है और बराबर होने के कारण क्या है जो हमारी त्रिज्या है OM वो PQ पे क्या है लंब है। तो ये दोनों भुजा कैसी है बराबर है, तो यह लिख देंगे PM बराबर MQ के MQ। अब कारण हो जाएगा इसमें क्योंकि हमारा OM हमारी जो त्रिज्या है OM, ये त्रिज्या है हमारी OM, ये वाली त्रिज्या है वो क्या है लंब है किस पर PQ पर, क्या लिखेंगे PQ पर, यानी OM त्रिज्या हमारी PQ पर लंब है, इसलिए ये इसको समद्विभाजित कर रही है। तो समद्विभाजित कर रही है तो PM और MQ कैसे होंगी बराबर होगी और PM
और एम क्यू दोनों बराबर होंगी तो हमारे पास पी एम का मान आ गया हमारे पास 4, और ये इसका भी कितना होगा, एम क्यू भी कितनी होगी 4। और अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है दोनों। तो और हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालनी है, यानी पी क्यू पूरी रेखा निकालनी है। तो पी क्यू का मान हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे पी एम और एम क्यू को। तो पी एम प्लस में एम क्यू, तो पी क्यू की जीवा पी क्यू बराबर एम, पी एम हमारी 4 है और एम क्यू हमारी है 4। तो जीवा पी क्यू हो गई, पी क्यू 4 और 4 8, ये होगी 8 सेंटीमीटर। इस तरह से ये 7वें सवाल के हो गए आंसर। प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखो ये वृत्त है और इसके परिगत यानी चारों तरफ जो स्पर्श कर रही भुजा है वो क्या है, चतुर्भुज है ए बी सी डी। देखिए आकृति, ये हमारी आकृति है 10.12। सिद्ध कीजिए कि ए बी और सी डी बराबर हो ए डी सी बी के, यानी कि ये भुजा और ये भुजाएं का जोड़ इन दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर हो, ये बात हमें सिद्ध करनी है। देखो इसमें परिगत शब्द आया, परिगत शब्द का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं वृत्त की स्पर्श रेखा हो, यानी कि चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही हो, ऐसे कहलाता है परिगत चतुर्भुज। तो अब हम इसमें सिद्ध करेंगे इन भुजाओं के योग इन भुजाओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको विस्तार से सिद्ध करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से लिखना है, ये हमारे दिया है एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है, हमारे प्रश्न में दिया है वही। सिद्ध हमें क्या करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी बराबर बी सी, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, देखो किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में कैसे होती है, बराबर होती है। ठीक है, जैसे ये बिंदु बी है, ए है, सी ए डी ए, इनसे जो रेखा खींची गई है स्पर्श रेखा वो आपस में कैसी है, बराबर होती है। तो ठीक है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसी है, बराबर है। ठीक है, अब उसमें देखो अब हम करेंगे, पहले एक एक को हल करेंगे। तो इस पे ये याद रखना है हमें कि इन सवालों के अंदर हमें ये जो रेखा है इसको एक तरफ लेंगे और जो खड़ी रेखा है उसको एक तरफ लेंगे, यानी बराबर के जो क्षैतिज रेखा है, पड़ी हुई रेखा है, उन दोनों रेखाओं को बराबर के बाईं तरफ रखेंगे और जो खड़ी रेखा है उनको बराबर के दाईं तरफ रखेंगे। इस तरह से हमने इनको लिखना है, इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस। ठीक है, देखो ए पी ये पड़ी रेखा है तो हमने इसको बराबर के इधर रखना है, और ए एस हमारी खड़ी रेखा है, इसको बराबर के इधर रखना है। ये ध्यान रखना है आपको, ए पी बराबर ए एस दोनों बराबर है, और इसका कारण होगा ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। इस तरह से लिख भी देंगे, देखो ए पी और ए एस बराबर है, कारण हो गया ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, इसलिए आपस में दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से दूसरी रेखा लेंगे अब हम बी पी, देखो बी पी और बी क्यू, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी कैसी बराबर है। तो नाम लिखेंगे बी पी बराबर बी क्यू, ये याद रखना है क्योंकि हम ये क्षैतिज रेखा है इसको बराबर के इधर और जो खड़ी रेखा है उसको बराबर के इधर रखना है। ठीक है, और कारण हो जाएगा, यानी बी पी बराबर बी क्यू बराबर है, कारण हो जाएगा इसमें बिंदु बी से वृत्त पर खींची गई रेखा, ये इसका कारण हो गया, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम अगली जो रेखा है हमारी ये है, इसको लेंगे सी आर बराबर सी क्यू। तो ये लिखेंगे सी आर बराबर सी क्यू, और इसका भी कारण ये रहेगा बिंदु सी से वृत्त पर खींची गई
स्पर्श रेखा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम लेंगे इसको, ये हमारी रेखा है, यानी कि डी आर बराबर डी एस, या लिखेंगे डी आर बराबर डी एस, यानी ये रेखा और ये रेखा भी कैसी होगी, आपस में बराबर होगी। ये तो हमने लिखी थी पहले। और ये रेखा भी कैसी होगी, डी आर बराबर डी एस, कारण हो जाएगा इसमें भी बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसलिए समीकरण ये हो गया 4, इसलिए आपस में कैसी बराबर है। अब हम सभी समीकरणों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1, अब हम इन चारों समीकरणों को जोड़ेंगे। देखो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, तो देखो समीकरण 1 हमारा कौन सा था, ये वाला, यानी ए पी और ए एस, इनको जोड़ेंगे। तो हमें ये याद रखना है कि जोड़ते समय ये जो इधर वाले इधर ही रहेंगे और इधर वाले इधर ही रहेंगे। तो देखो ए पी प्लस में बी पी, ऐसे जोड़ेंगे इनको। तो जोड़ेंगे ए पी प्लस में करेंगे बी पी, और फिर जोड़ेंगे इनको सी आर प्लस में डी आर, प्लस सी आर प्लस में डी आर बराबर, अब लगाएंगे बराबर, इनको वैसे जोड़ेंगे ए एस प्लस में बी क्यू, ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में डी एस, सी क्यू प्लस में डी एस, इनको आपस में जोड़ेंगे। देखो तो हमें है ए पी प्लस में बी पी, देखो ए पी प्लस में बी पी, ये रेखा, इन दोनों रेखाओं को जोड़ करके क्या बन रही है, ए बी बन रही है। तो इन दोनों के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, ए बी लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, ए बी, फिर प्लस का निशान, फिर सी आर प्लस डी आर। देखो सी आर ये वाली, यानी कि सी आर ये वाली और डी आर ये वाली, यानी ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों को जोड़कर क्या बन रही है, सी डी बन रही है। तो इन दोनों के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, सी डी लिख सकते हैं, प्लस सी डी। उसके बाद है बराबर का निशान। अब हमारे पास बराबर का निशान हम यहाँ पे लगा देते हैं, बराबर के नीचे ही। अब ए एस प्लस में बी क्यू, अब देखो ए एस और बी क्यू, ए एस और बी क्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ेंगे ए एस ये और एस डी, ये दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे। तो देखो ए एस तो ये रहा और एस डी ये रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, ए डी बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे ए डी प्लस में, अब उसके बाद है बी क्यू और सी क्यू, यानी कि बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, क्या बन जाएगी, बी सी बन जाएगी। तो ये लिखेंगे बी सी। अब देखो हमारे पास ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस में बी सी, ए डी प्लस में सी डी बराबर ए डी प्लस में बी सी, यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इसी तरह से ये हो गया हमारा सवाल नंबर 8, इति सिद्धम, 8वें के अनुस्वार। प्रश्न 9, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स वाई ओ केंद्र वाले किसी वृत्त को दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखो ये तो एक्स वाई और दूसरी है एक्स डॉट वाई डॉट, यानी दो रेखा है। और कैसी रेखा है ये, एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, दोनों समांतर स्पर्श रेखा है। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स वाई को एक्स डॉट वाई डॉट को बी पर प्रतिच्छेद करती है। देखो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर रही है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए और बी बराबर 90 डिग्री का है। तो हमें कोण ए ओ बी इसको हमें सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसके हम त्रिभुज बना लेते हैं। देखो इसमें त्रिभुज हम पहले इसको, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है,
त्रिज्या। ये इसको बिंदु को मिला देते हैं। अब ये त्रिभुज बन गए हमारे। देखो एक तो त्रिभुज ये बन गया, ये कौन बन गए 1 2 3 4, यानी चार त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4 त्रिभुज बन गए। और इनके हिसाब से इनके जो कोण है, देखो ये कोण हमने 1 मान लिया और ये कोण मान लिया हमने 2। ठीक है, तो अब हम पहले इन त्रिभुजों को, यानी त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 को पहले सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, तो ये आसानी से हमारी ये पूरा कोण निकल के आ जाएगा। अब इसको हम विस्तार से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज सर्वांग सम करेंगे ए ओ पी को और ए ओ सी को, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। तो ये लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी, यानी वाला ए ओ पी, ये वाला त्रिभुज, और वह त्रिभुज ए ओ सी, यानी ये वाला त्रिभुज ए ओ सी में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे पहले। तो अब देखो इनमें क्या क्या चीज़ समानता है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ओ पी और ओ सी, यानी ओ पी यानी ये भुजा और ये भुजा, कैसी ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या एक वृत्त में चाहे कितनी त्रिज्या हो सभी कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये ओ पी बराबर ओ सी के, तो लिखेंगे ओ पी बराबर ओ सी के। यहाँ लिख देते हैं ओ पी बराबर ओ सी, ओ पी बराबर ओ सी के, और कारण हो जाएंगे वृत्त की त्रिज्या। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और हमेशा वृत्त में, एक वृत्त में चाहे कितनी ही त्रिज्या हो सारी कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसलिए ओ पी बराबर ओ सी के, वृत्त त्रिज्या है ये। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या है ये, इसलिए आपस में बराबर है। अब दूसरी बात है ओ ए और देखो इसमें ये वाली भुजा ओ ए, ये भुजा क्या है, ओ ए बराबर ओ ए क्यों होगी? क्योंकि उभयनिष्ठ है ये। दोनों त्रिभुजों में ये जो रेखा है हमारी उभयनिष्ठ है, तो आपस में बराबर होगी। ओ ए बराबर में ओ ए, और यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। दो त्रिभुजों में एक भुजा कैसी है, ये उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ है तो आपस में बराबर होगी। और अब देखो दो बातें बराबर होगी, तीसरी बातें और बराबर करते हैं इसमें। तो ए पी बराबर में ए सी, देखो ए पी ये वाली भुजा ए पी, यानी ये ए पी, और दूसरी भुजा इसके है ए पी बराबर ए सी, यानी ये भुजा, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। क्योंकि बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। तो यह लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए पी बराबर में ए सी, ए पी बराबर में ए सी, ए पी बराबर में ए सी, और यहाँ पे कारण हो जाएगा बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब देखो इस तरह से लिखना है, ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि ये जो रेखा है दोनों ए बिंदु से वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा खींची गई है, इसलिए आपस में कैसी है, बराबर। ठीक है, तो ए पी बराबर ए सी हो गई। अब देखो तीन बात बराबर होगी तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है, और किस नियम से, एस 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 से। तो ये लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम है, त्रिभुज ए ओ सी के, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ सी के, और इसमें कारण लिख जाएगा सर्वांग सम का एस एस एस, यानी भुजा 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 नियम से क्या है, ये सर्वांग सम है। और सर्वांग सम है तो इनके जो संगत भाग भी कैसे होते हैं, बराबर होंगे, यानी कि कोण 1 और कोण 2 कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण 1 बराबर में कोण 2, यहाँ पे लिख देंगे बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। सीपीसीटी का मतलब होता है जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनके जो संगत भाग भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनमें दोनों में कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, कोण 1 बराबर कोण 2 के। ठीक है, तो अब हम, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम इसके नीचे ही इस वाले त्रिभुज को, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को भी सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, और इनको मान लेते हैं कोण नंबर 3 और इसको मान लेते हैं कोण नंबर 4।
अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे इसी तरह से। ठीक है, अब यहाँ करते हैं त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज बी ओ क्यू वे त्रिभुज बी ओ सी में। ठीक है, अब बी ओ क्यू और बी ओ सी में क्या क्या इसमें बराबर है वो बातें हम लिखेंगे। तो देखो बी ओ क्यू ये वाला त्रिभुज और बी ओ सी यानी ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बातें बराबर है तो यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले देखो ओ क्यू बराबर ओ सी, यानी ओ क्यू बराबर में ओ सी, यानी कि इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी है, बराबर है, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है आपस में। तो ये लिखेंगे ओ क्यू बराबर है ओ सी के, और यहाँ कारण हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या है ये, यहाँ लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। दोनों ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ये इसका कारण हो जाएगा। दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है ओ क्यू और ओ सी, एक तो बात ये बराबर होगी। अब दूसरी है ओ बी बराबर में ओ बी, यानी कि ये जो रेखा है दोनों में कैसी उभयनिष्ठ है, तो ओ बी बराबर में ओ बी, और कारण हो जाएगा उभयनिष्ठ, क्योंकि त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजाएं आपस में बराबर होती है, उभयनिष्ठ, ये दोनों भुजा बराबर है। तीसरा हो गया बी क्यू और बी सी, यानी कि बी क्यू और बी सी, ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो यह लिखेंगे बी क्यू बराबर में बी सी, और यहाँ पे कारण हो जाएगा इनका बराबर होने का कारण क्या है, क्योंकि बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखा है ये, क्या लिखेंगे, बी से खींची गई स्पर्श रेखा है, इस तरह से लिखना है। बी से वृत्त पर खींची गई रेखा है बी क्यू बराबर बी सी, इसलिए आपस में एक दूसरे के बराबर है। देखो इसमें भी तीनों बात बराबर होगी, तीनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो यह लिख देंगे त्रिभुज बी ओ क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ सी के, ये दो त्रिभुज बी ओ क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ सी के, और इसमें कारण हो जाएगा एस यानी भुजा सर्वांग समता नियम से। अब दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम है तो इनके जो संगत भाग भी कैसे होते हैं, बराबर, यानी कि ये संगत कोण कैसे होंगे, बराबर 3 और 4, तो कोण 3 बराबर में कोण 4, और कारण हो जाएगा CPCT, यानी CPCT नियम से दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे दोनों कोण, निसंगत भाग बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के, तो कोण 3 बराबर कोण 4 के। अब देखो ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। अब इनको क्या करेंगे, इन सभी को, अब यहाँ पे देखो ये एक ही रेखा पर बने कोण है और एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में कोण 3 प्लस में कोण 4, और सभी का योग होता है 180 डिग्री, यानी एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अब हमारे पास देखो कोण 1 और कोण 2, हमें कोण 1 हटाना है, ठीक है। अब देखो कोण 1 और 2 बराबर है हमारे समीकरण नंबर 1 में, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो हम इस 1 के स्थान पे 2 भी लिख सकते हैं, तो हम 1 को हटा देंगे और 2 को लिख देंगे, तो यहाँ 1 के स्थान पर आ गया कोण 2 प्लस, और यहाँ पे कोण 2 पहले से ही है प्लस में। अब हमें कोण 3 और 4, अब देखो 3 और 4, ये पहले कोण 3 ही लिखेंगे इसको, कोण 3 प्लस में, अब कोण 4, देखो कोण 4 किसके बराबर है, समीकरण नंबर 2 के हिसाब से 3 के बराबर है, तो हमें कोण 4 हटाना है, यानी आपस में एक दूसरे कोण बराबर है, तो हम कोण 3 को लिख देंगे और 4 को हटा देंगे, यानी कोण 4 के स्थान पे कोण 3 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे के बराबर है, बराबर 180 डिग्री। अब देखो कोण 2 और 2 कितने कोण हो गए, 2 कोण हो गए, तो 2 कोण 2 प्लस में, अब एक कोण 3 ये रहा, एक कोण 3 ये रहा, तो कितने कोण हो गए, 2 हो गए, तो कोण 3, यानी कि कोण 2 भी 2 है और कोण 3 भी 2 है, बराबर 180। अब हमारे पास 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे कोण 2 प्लस में
कोण 3 बराबर 180। और अब हम 2 को इधर भेज देंगे तो यहाँ बचेगा कोण 2 प्लस में कोण 3 और 2 इधर आएगा तो 180 बटा में 2, इधर गुणा में इधर आके भाग में जाएगा, ठीक कट जाएगा दोनों में 18, 0 की 0, कितना आ गया 90 डिग्री। अब देखो कोण 2 प्लस कोण 3 का मान है 90 डिग्री और कोण 2 और 3 का नाम क्या है, कोण 2 और 3 का नाम है ए ओ बी। तो हमारा हो गया कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कितना है 90 डिग्री। और यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी सवाल के अंदर है, हमें यही पूछा गया था, सिद्ध करना है ए ओ बी को सिद्ध करना था 90 डिग्री। ये बात हमारी सिद्ध होगी। इस तरह से ये 90 सवाल के हो गए आंसर इति सिद्धम। प्रश्न नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। देखो ये हमारा क्या है बाह्य बिंदु, और इससे जो स्पर्श रेखा खींची गई है तो इस पे जो कोण बनेगा ये और ये दोनों कोणों का योग संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है। यानी इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये बात हमें सिद्ध करनी है प्रश्न के अंदर, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता है कि बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। इस रेखा के बराबर ये होगी और इस रेखा के बराबर ये होगी, और इनके जो कोण होंगे वो क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ये बात हमें पता है प्रमेय 10.1 के अनुसार। ये कोण आपस में 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये प्रमेय 10.1 के अनुसार है। अब हमें इन दोनों का कोण संपूरक होता है, ये बात ज्ञात करनी है। ये लिखा भी है इसमें प्रश्न में, आंतरिक कोण का संपूरक होता है, यानी दोनों कोणों का योग क्या होता है संपूरक होता है। ये बात अब हमें सिद्ध करनी है। तो अब इसको विस्तार से हल करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, हमारे पास दिया है, प्रश्न में दिया है बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा AP है, यानी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा AP और PB है। ये दोनों रेखा हमारे पास स्पर्श रेखा है, ये हमें प्रश्न में दी हुई है। और हमें सिद्ध करना है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी x और y ये दोनों कोणों का योग संपूरक है, यानी कि 180 डिग्री है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो अब सबसे पहले तो हम इसकी क्या करेंगे, उत्पत्ति में लिखेंगे। इसमें देखो ये जो त्रिज्या है OA इस किस पर लंब है AP पर, तो ये बात लिखेंगे पहले। OA लंब है, OA लंब है किस पर AP पर, OA लंब है AP पर। और दूसरी बात ये है OB लंब है BP पर, तो OB लंब है BP पर, BP ठीक है। OA लंब है AP पर और OB त्रिज्या लंब है BP पर, यानी आपस में एक दूसरे पे क्या है लंब है, ये त्रिज्या है, इन पर लंब है। और इनका कारण क्या होगा प्रमेय, इसका कारण हो जाएगा प्रमेय 10.1, ठीक है। ये प्रमेय 10.1 कहती है कि जो स्पर्श रेखा होती है उस पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, नहीं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो ये प्रमेय 10.1 कहती है। तो इसके अनुसार अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बन गया चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो ये लिखेंगे चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग, यानी चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। इस तरह से लिखेंगे, चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, यानी ये हमारा चतुर्भुज बन गया। और इसमें जो सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो अब सभी कोणों को जोड़ते हैं। तो देखो हमारे पास कोण, हमारे पास ये 90 का, ये भी 90 का, तो लिखेंगे कोण 90 प्लस में ये भी 90 का है, तो कोण 90। और ये हमारा कितना है x, तो कोण x डिग्री प्लस में ये कोण हमारा y, तो इसको मान लेते हैं y डिग्री, बराबर हो गया 360 डिग्री। अब देखो 90 और 90 हो गए 180 डिग्री, यानी ये हो गए 180 डिग्री 90 90। इसको कोण को हटा देते हैं, सीधा ही जोड़ देते हैं इसको, ये ठीक है 90। और यहाँ पे हो गया
प्लस और ये हमारा हो गया x कोण प्लस में y कोण बराबर 360। अब ये 180 इधर जाएंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस में y बराबर 360 और 180 इधर आके माइनस में हो जाएगा 180। ये बचेंगे हमारे पास x प्लस में y बराबर 360 में 180 गए तो बचेंगे 180 डिग्री। अब देखो x प्लस वाई का ही हमें सिद्ध करना था। देखो सिद्ध करना है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इस तरह से ये हो गया सिद्ध। और सवाल नंबर 10वें के आंसर। प्रश्न 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखो ये वृत्त है और ये हमारा वृत्त के चारों तरफ ये क्या है, चतुर्भुज है। और चतुर्भुज में सारी भुजाएं स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखाओं में आमने सामने की जो भुजा कैसी होती है, बराबर होती है, यानी कि समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज भी होता है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब समचतुर्भुज के लिए क्या होगा कि समांतर में तो क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन समचतुर्भुज में सारी भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, यानी सारी भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज में। तो ये बात अब हम सिद्ध करना है। तो अब हम सवाल को विस्तार से करते हैं। देखो इसमें दिया है, वो सबसे पहले तो वो लिखते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 11 है, वो हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। प्रश्न में क्या दे रखा है वो लिखेंगे। एक वृत्त जिसके परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD है, यानी एक वृत्त है और इसके परिगत समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD। तो ये बात हम पहले सबसे पहले लिखेंगे, दिया है हमें सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है, देखो हमें करना है ये, इसको समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समचतुर्भुज कब सिद्ध होगा, जब ये सारी भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। तो अब बराबर करने के लिए देखो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD, यानी इस चारों भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो ये समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो ये बात अब सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले इसकी उपपत्ति में लिखेंगे, देखो AP बराबर AS, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो यहाँ पे कारण हो जाएगा A बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। तो यहाँ लिखेंगे AP बराबर AS, AP बराबर AS। ये याद रखना है इसमें पूरे में सिद्ध करते समय। देखो ये जो होती है क्षैतिज यानी पड़ी हुई रेखा, इसको बराबर के इधर लेना है। और ये जो रेखा होती है खड़ी रेखा, इसके जितने भी भाग है वो हम बराबर के इधर लेंगे, यानी राइट हाथ में, इसको लेफ्ट हाथ में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो AP बराबर AS, यानी आपस में एक दूसरे के बराबर है। और इसका जो कारण हो जाएगा A से, यानी कि बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। इस तरह से लिख देंगे, A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे उसके बाद में उपपत्ति में दूसरी भुजा है, ये वाली भुजा देखो BP बराबर है BQ के, यानी BP बराबर है BQ के। तो यहाँ पे लिखेंगे BP बराबर है BQ के, BQ। और इसमें भी कारण ये हो जाएगा, बिंदु B से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, B से वृत्त पर खींची गई रेखा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और ये कौन सा था, 1 था। अब हमारा दूसरी देखो, इसके बाद एक CQ और CR भी आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। तो यह लिखेंगे CQ बराबर CR। कारण हो जाएगा बिंदु C से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। उसके बाद है, अब देखो ये रेखा और ये रेखा भी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो ये लिखेंगे DR बराबर DS, DR
बराबर डी एस। कारण वही रहेगा, बिंदु डी से खींची गई, बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये हो जाएगा इसका कारण। और ये हो गया समीकरण नंबर 4। 4 समीकरण हो गए। आप सभी समीकरणों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यह लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, सारे जो भुजाएं उनको जोड़ेंगे तो हमारे पास ए पी प्लस में बी पी प्लस में सी क्यू प्लस में डी आर। अब उसके बाद है, अब लगाएंगे बराबर का निशान और इधर वाले को जोड़ेंगे। अब ए एस प्लस में बी क्यू, ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी आर प्लस डी आर डी एस, सी आर प्लस में डी एस। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखो ए पी प्लस में बी पी, ए पी प्लस में बी पी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये पूरी भुजा निकल कर जाएगी ए बी। तो इन दोनों के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, ए बी लिख दिया। उसके बाद में सी क्यू और डी आर को जोड़ेंगे, यानी कि सी क्यू और डी आर। देखो सी क्यू देखो हमने लिखने में थोड़ी मिस्टेक की है, तो आप ही मिस्टेक मत करना। देखो हमने बताया था ये लंबी रेखा है, क्षैतिज रेखा है, वो इधर आनी चाहिए और खड़ी रेखा इधर आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो जो सी आर है ना, सी आर ये लेटी हुई रेखा है, खड़ी यानी पड़ी हुई रेखा है, तो ये इधर आनी चाहिए। और सी क्यू इधर आनी चाहिए। तो लिखने में हमने गलती कर दी, इसको सही करना है। आप लोग ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो आपका ठीक से जुड़ेगा नहीं। यानी कि हमारी जो लेटी हुई रेखा सी आर तो इधर आएगी, सी आर, और सी क्यू इधर आएंगी, सी क्यू ये यहाँ पर आएगी। इसी तरह से यहाँ पे कर देंगे सी क्यू है ना, सी क्यू जगह सी आर आ जाएगी यहाँ पे, सी आर। अब देखो आप जोड़ेंगे सी आर प्लस में डी आर, यानी कि सी आर प्लस में डी आर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी सी डी बन जाएगी, सी डी। सी आर प्लस में डी आर जोड़ के सी डी बन गई। और उसके बाद में यहाँ पे भी, अब यहाँ पे ए एस और डी एस, देखो ए एस और डी एस इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, ए डी बन जाएगी, ए डी। प्लस में अब बी क्यू और सी क्यू, यानी कि बी क्यू और सी क्यू इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, बी सी बन जाएगी, बी सी। अब यहाँ पे स्थिति बन गई हमारी भुजा ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, यानी कि आपस में ये भुजा तो होगी, आमने सामने की भुजा तो होगी बराबर। अब हमें क्या करना है, इसको सारी भुजाओं को बराबर करना है। अब देखो ये भुजा और ये भुजा तो हमें बराबर कर दिया आमने सामने की। अब हमें ये भुजा और ये भुजा क्या करनी, बराबर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी, लेकिन अब ये और ये दोनों भुजा बराबर करनी है। तो हम पहले लिखेंगे ये आपस में भुजा बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के। तो यह लिखेंगे ए बी बराबर है सी डी के, सी डी, ए बी बराबर सी डी के। और इसका जो कारण होगा, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी बराबर सी डी, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर होगी, कारण ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो यह लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, यानी ए डी ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी है, बराबर है,
कारण हो जाएगा इसमें AD बराबर में BC, और इसमें भी कारण हो जाएगा ABCD समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये दोनों समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आमने सामने की भुजा कैसी है, बराबर है। अब हम देखो, अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 6। हमने 4 समीकरण ऊपर बना दिए, ये हो गया समीकरण नंबर 5 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 6। 6 समीकरण हो गए। अब हमें क्या करना है, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से। अब हमारे पास समीकरण 5 व 6 में क्या क्या, देखो AB प्लस में CD, यानी कि AB प्लस में CD, AB प्लस में CD, AB प्लस में CD बराबर है AD प्लस में BC के, AD प्लस में BC। देखो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये बात अभी हमने सिद्ध करी थी। देखो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये बात अभी हमने सिद्ध करी थी। तो अब देखो समीकरण 5 और 6 में, 5 और 6 में जो AB और CD क्या बराबर है, तो हम इस CD के स्थान पे AB भी लिख सकते हैं। तो AB प्लस में CD के स्थान पे क्या लिख देंगे, AB बराबर। अब यहाँ पे देखो AD और BC भी बराबर है, तो अब यहाँ पे AD के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, दोनों बराबर है समीकरण नंबर 6 में। तो यहाँ पे लिख देंगे BC प्लस में BC, दोनों आपस में बराबर है। AB और AB जोड़ करके क्या बन गई, 2AB हो गई, 2AB हो गई, और इधर बराबर BC और BC जोड़कर होगी 2BC। अब देखो 2 से 2 कट गया, तो AB बराबर में BC। अब देखो AB और BC क्या होगी, बराबर हो गई है। ठीक है, AB भुजा BC के बराबर है। देखो AB भुजा BC के बराबर होगी। अब यहाँ पे देखो AB और BC बराबर है, तो BC के बराबर ये होगी, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर थी। और अब ये वाली भुजा बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर होगी, क्योंकि ये और ये आमने सामने भुजा बराबर थी। तो ये नहीं कहने मतलब सारी भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ लिख देंगे अतः AB बराबर BC के, AB बराबर है BC, और BC बराबर है CD के, और CD बराबर है AD के, AD। और यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। देखो AB प्लस BC, यही बात हमें सिद्ध करनी थी ऊपर, AB प्लस BC प्लस CD, AB बराबर है BC के, BC बराबर CD के, CD बराबर है AD के। तो अतः ये समचतुर्भुज है, यहाँ पे लिख देंगे। और आपको पता है जब चारों भुजा आपस में बराबर है तो ये कैसा क्या है, ये यानी कि समचतुर्भुज है। ये हो गया आंसर 11वें सवाल के। इस तरह से आप भी लिख देना, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। प्रश्नावली 10.2 का 12वां सवाल है हमारे पास। 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, देखो ये वृत्त है और ये 4 सेमी वाला वृत्त है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है 4 सेमी है। ABC इस प्रकार खींचा गया है, देखो इस पे एक त्रिभुज है, ये ABC परिगणित एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, यानी रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। देखो ये स्पर्श बिंदु D है और इसके द्वारा ये BC विभाजित है। इधर 6 सेमी है, इधर कितना है 8 सेमी है। लंबाई क्रम से 8 सेमी और 6 सेमी है। देखिए आकृति 10.14। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो हमें भुजा AC और AB ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ज्ञात करनी है इस सवाल में। देखो इस सवाल को पहले समझते हैं। इसमें देखो हमारे पास नीचे की जो स्पर्श बिंदु D है तो ये दोनों को विभाजित कर रहा है। ये इधर 6 सेमी है और इधर ये 8 सेमी है। और इधर देखो ये स्पर्श बिंदु यहाँ पे भी है, एक स्पर्श बिंदु यहाँ पे भी है। तो हम एक काम करते हैं, इनसे एक रेखा खींच देते हैं स्पर्श बिंदु से होती हुई।
ठीक है, इसको ऐसे और इसको ऐसे, जैसे कि हमने यहाँ पे खींची है, और ये रेखा खींचेंगे ऐसे और ये रेखा ऐसे, और इनके नाम भी लिख देना है, स्पर्श बिंदु ई, और ये स्पर्श बिंदु हो गया एफ, और बीच में सेंटर है ये बिंदु ओ हो गया। ठीक है, इस तरह से ये रेखा हमने खींच दी पहले ही, आप भी इस तरह से खींच लेना। अब देखो हमारे पास ये जो स्पर्श बिंदु हो गए ई और एफ, और इधर है डी। ठीक है, और अब हमें ये भी पता है कि ये जो 6 सेमी है, देखो आपको पता है किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है। यानी किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसे होती है? समान होती है। अगर ये 6 है तो ये भी कितनी होगी? 6। तो यहाँ पे इनको लिख देते हैं। देखो ये हमारी 6 सेमी है, तो ये भी कितनी होगी? इसकी लंबाई भी कितनी होगी? 6 सेमी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेमी। और ये 8 है, तो ये भी कितनी होगी? 8 सेमी। ठीक है, ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींचती है वृत्त पर, वो आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये हमें प्रमेय 10.2 में पढ़ा था। और इसके बाद में देखो ये 6 सेमी होगी, ये 8 सेमी होगी। अब हमें इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो अब हम सवाल को विस्तार से हल करते हैं। और यहाँ पे देखो इसकी और इसकी लंबाई नहीं दे रखी, तो इनको मान लेते हैं x, इसको भी x मान लेते हैं। इनकी जो लंबाई x है और आपस में कैसी है? बराबर है। तो लिखेंगे मानना AE बराबर AF, लिखेंगे AE बराबर है AF के, यानी AE किसके बराबर मानी? AF के। और क्या माना हमने? इनको x माना है। ठीक है, अब इनको क्या माना? हमने x मान लिया, जबकि ये वाली भुजा हमारे पास दे रखी है सारी, तो इनको भी लिख देते हैं। देखो यहाँ पे है CD बराबर CE, तो यह लिखेंगे CD बराबर CE, CE बराबर CD, यानी कि CE बराबर CD। और यहाँ पे ये भी बराबर है, यहाँ लिखेंगे BD बराबर BF, तो यहाँ लिखेंगे BF बराबर BD। देखो ये हमने लिख दी, ये क्या है? आपस में एक दूसरे की बराबर है, उनकी नाप भी दे रखी है CE और CD। CE और CD कितनी है? 6 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 6। और ये देखो BF और BD कितनी है? 8 सेमी है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 8 सेमी। ठीक है, ये सेमी में, तो इनको सेमी में ही लिख देते हैं। और ये हमें माननी है, x मान लिया इन दोनों को हमने, और आपस में ये बराबर है। अब देखो OF, OE, OB तथा OC को मिलाया, यानी कि इन सभी को हमने मिला दिया है। ठीक है, इन सभी को हमने क्या कर दिया? मिला दिया है। जैसे कि यहाँ पे OF इसको मिला दिया, इसको OE से मिला दिया, और इसको OA से मिला दिया ऊपर, और इसको मिला दिया हमने OC हमारी OC ये इसको इससे मिला दिया। नहीं, इस बिंदु O को हमने E से मिला दिया, फिर F से मिला दिया, फिर C से मिला दिया, फिर D से मिला दिया, और फिर B से मिला दिया। इस तरह से हमने इसको मिला दिया है। इस तरह से आपको भी लिखना है, इनके नाम इन सारी भुजाओं को मिलाया। ठीक है, अब हम इसको आगे करते हैं। तो देखो हमने इस चित्र में जो चीज़ हमने आवश्यक चीज़ें थी वो कर लिए। तो हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये जो भुजा है स्पर्श रेखा है, ये क्या है? इस पर लंब होती है। तो लंब होगी तो 90 डिग्री के कोण होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई, यानी स्पर्श रेखाएं जो ये और स्पर्श बिंदु से खींची गई रेखा क्या होती है? लंब होती है। और लंब होगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं इसको भी। तो यहाँ लिखाएंगे चूंकि, अब देखो हमारे पास OD है, ये OD ये वाली रेखा किस पे लंब है? BC पर। तो यह लिखेंगे OD लंब है, किस पर लंब है? BC पर। तो यह लिखेंगे BC, OD लंब है BC रेखा पर। उसके बाद देखो, उसके बाद है OE यानी ये रेखा किस पर लंब है? AC पर। तो यह लिखेंगे
ओ ई लंब है ये ए सी पर, तो ये लिखेंगे ए सी। उसके बाद में ओ एफ, देखो ओ एफ ये वाली रेखा किस पर लंब है, ए बी पर, तो ये लिखेंगे ओ एफ लंब है ये लंब का सिंबल है, किस पर लंब है ये, ए बी पर, इसको लिखेंगे ए बी। ठीक है, ये इस पर लंब है। अब देखो ये हमने लिख दिए तीनों भुजाओं के नाम जहाँ जहाँ लंब है। और अब उसके बाद देखो त्रिभुज ए बी सी, हमारे त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी ये पूरा त्रिभुज के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज ए बी सी में हम क्या निकालेंगे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस का मतलब अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो उसके लिए हमने ए का मान, बी का मान, सी का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो बी, ये बी है, तो बी का जो मान होता है उसके सामने वाली भुजा वो मान होता है बी का, तो यहाँ लिखेंगे बी। तो पहले हम किसका मान निकाल रहे हैं, बी का। बी बराबर, देखो बी का मान निकाल रहे हैं, तो बी का मान होता है सामने वाली भुजा, तो सामने क्या है, ए सी है, सामने ए सी है। और ए सी का मान कितना है, ए सी बराबर कितना है, ए सी का मान देखो यहाँ हमने एक्स माना था और इसको माना था 6 सेमी, तो ये हो गया एक्स प्लस में 6, और बाहर लिख देते हैं इसमें सेमी, सेमी। ठीक है, ये हमने बी का मान निकाल दिया। और अब हम निकालेंगे एक का मान, एक के जो सामने भुजा है वो कहलाती है एक का मान, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर एक, ए है ना, एक के सामने जो भुजा होती है वो कहलाती है एक का मान। तो क्या नाम है, एक के सामने है बी सी, तो यह लिखेंगे बी सी बराबर, और बी सी कितनी हमारे पास 6 प्लस 8, तो ये लिख देंगे 6 प्लस में यहाँ पर लिख लेंगे बी सी, बी सी, और बी सी 6 प्लस 8 है, सीधा ही लिख देंगे 6, 6 प्लस में 8, बी सी है, और बी सी 6 प्लस में 8, ये 6 है, ठीक है, प्लस में 8, 6 प्लस में 8 ये हो गए 14, 14 सेमी। अब उसके बाद हम निकालेंगे, ए निकाल दी, बी निकाल दी, अब निकालेंगे सी, सी के सामने ए बी होगी। ठीक है, सी को कैसे निकालेंगे, सी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी, तो यह लिखेंगे ए बी बराबर, और ए बी का मान कितना है, एक्स प्लस में 8, यह लिखेंगे एक्स प्लस में 8 सेमी। ठीक है, हमने ए बी सी ये तीनों मान निकाल दिए। अब हम निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का जो सूत्र होगा वो लिखते हैं पहले, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इसको बोलते हैं एस। ठीक है, अर्ध परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस में बी प्लस में सी बटा में 2, ये अर्ध परिमाप का सूत्र है। तो इसके अनुसार हल करेंगे। अब तो देखो हमारे पास एस, अर्ध परिमाप को बोलते हैं एस, और यहाँ पे ए का मान कितना आया हमारे पास, ए का मान आया हमारे पास 14, तो ये लिखेंगे 14 प्लस में बी का मान आया हमारे पास एक्स प्लस में 6, एक्स प्लस में 6, और उसके बाद हमारे पास प्लस में सी, सी का मान आया हमारे पास एक्स प्लस में 8। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस में 8, और बटा में क्या आएगा, बटा में आएगा 2, क्या लिख देते हैं 2, ये लिख देंगे एस। ठीक है, एस का मान निकाल रहे हैं, एस बराबर, तो यहाँ पे एस बराबर हो जाएगा, देखो एक्स और एक्स, इधर एक्स कितना हो गए 2x, और उसके बाद में प्लस 14 और 6 और 8, 14 और 14 हो गया 28 बटा में 2। ठीक है, अब दिन में 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2 बाहर आ गए, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस में को 2 कॉमन आ गए, यहाँ पे बचेगा 14 और बटा में 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचेगा,
और 2 का भाग लगाया 28 में तो आ गई 14 और 2 से 2 कट गए। तो s का मान आ गया हमारे पास s बराबर तो s बराबर हो गया x प्लस में 14, x प्लस में 14। ये हमारा किसका मान आ गया, s का मान आ गया x प्लस में 14, यानी कि अर्ध परिमाप त्रिभुज का हमने निकाल दिया s का मान। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये हमारा जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस तरह का ये सूत्र है। अब इसके हिसाब से हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारे पास देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको बड़ा है थोड़ा, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं त्रिभुज ABC का। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये अंडर रूट हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद है एस, और एस का हमने अभी मान बताया आपके लिए। एस का मान हमारे पास आया था एक्स प्लस में 14। ये किसका मान था, एस का। तो पहले एस का मान लिखेंगे एक्स प्लस में 14। तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस में 14। सबसे पहले एस का मान लिखना है। तो एक्स का मान है हमारे पास एक्स प्लस में 14, और उसके बाद ये ब्रैकेट, और फिर एस का मान वही है हमारे पास एक्स प्लस में 14, और ये माइनस, और ए का मान हमने निकाला है, ए का मान हमारे पास आया 14 सेमी। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 और ब्रैकेट बंद। अब देखो उसके बाद हम इसमें करेंगे तो इसमें थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो संख्या है इसमें x प्लस 8 है और x प्लस 6 है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ। तो अब लिखेंगे उसके बाद में एस का मान कितना हमारा x प्लस 14, ये x प्लस में 14। उसके बाद में माइनस, यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब b का मान देखो, b का मान कितना निकाला, x प्लस में 6। इसको ब्रैकेट में लेंगे x प्लस में 6। उसके बाद है ब्रैकेट, उसके बाद है ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर है s का मान कितना है, x प्लस 14। तो x प्लस में 14, और उसके बाद है माइनस, और c का मान कितना है हमारे पास, ये भी बड़ा ब्रैकेट में लेंगे इसको भी, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट है ये। और c का मान है हमारे पास माइनस सी, माइनस लगा दिया। c का मान हमारे पास निकाल के आया था, c का मान आया x प्लस 8। तो यह लिखेंगे x प्लस में 8। ये थोड़ा सवाल बड़ा है, आप थोड़ा ध्यान से समझना। x प्लस में 8, ये c का मान लिख दिया, और इसको किस में लिखना था, ब्रैकेट में, और इसके बाद में बड़ा ब्रैकेट बंद, और इधर भी बड़ा ब्रैकेट बंद करना है, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे बड़े ब्रैकेट को खोलेंगे और इनको थोड़ा सरल रूप में लिखेंगे। तो यह लिखाएंगे पहले अंडर रूट ये x प्लस 14, तो x प्लस में 14, और ये गुणा है, क्योंकि ब्रैकेट में बाहर कोई चिन्ह नहीं होता, गुणा माना जाता है। तो ये लगाएंगे गुणा। अब देखो 14 प्लस के और 14 माइनस के, तो आपस में एक दूसरे से कट गए, क्या बचेगा, केवल x बचेगा यहाँ। और इधर देखो, अब इधर हमारे पास है x प्लस 14, और देखो इसको ब्रैकेट को हटाएंगे पहले तो इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, बड़े ब्रैकेट को हटा रहे तो छोटा ब्रैकेट रहेगा। तो ये रहेगा x प्लस में 14, और ये माइनस, और जब बाहर माइनस है अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो x माइनस 6, और इधर बचेगा, इस बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे तो छोटा ब्रैकेट बचा, और x प्लस में 14, और ये माइनस, और ये माइनस जब बाहर हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस x और माइनस 8। इस तरह से ये हमारे बचेंगे। आगे इसको हल करेंगे तो देखो पहले लगाएंगे अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस में 14, तो यह x प्लस में 14, वही गुणा का निशान था, ठीक है, और गुणा में x, और उसके बाद है देखो यहाँ पे x माइनस का x प्लस का आपस में एक दूसरे से कट गए, और प्लस के 14 में से माइनस के 6 गए तो बचेंगे 8। तो यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे 8, और उसके बाद यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट में जो संख्या बाहर आएगी तो वो गुणा में होती है, गुणा में गुणा का निशान ही लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखो x प्लस के x माइनस के आपस में एक दूसरे से कट गए,
14 हम वहाँ से माइनस का 8 घटाएंगे तो बचेंगे 6, तो गुणा 6। इस तरह से ये हमारा आ गया। अब इसको आगे करते हैं। अब हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ लिखेंगे बराबर अंडर रूट x प्लस 14, तो ये तो ऐसे रहेंगे x प्लस में 14 ब्रैकेट, और इसको हम इनसे गुणा करेंगे 8 छिंग 48, 48 का गुणा x से करेंगे तो 48x, तो लिखेंगे ब्रैकेट 48x। तो ये हमारा त्रिभुज ABC का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया x प्लस 14 इंटू 48x। ये हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं। देखो अब हमारे पास देखो त्रिभुज ये बन रहे हैं। त्रिभुज एक तो ये बन गया, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया है BOC, यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज का, और फिर इसका निकालेंगे। इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे और पूरा ABC के जो क्षेत्रफल निकाला है उसके सामने बराबर रख देंगे, और उसके बाद हमें x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो सबसे पहले है हमारा OBC, यानी ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके बाद दूसरा है BOA यानी इस वाला, और उसके बाद है COA यानी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे, और यहाँ पे अब लिख देंगे इनको। अब हमने पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाला था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया हमारा ये। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिख देते हैं हाँ अंडर रूट x प्लस में 14 और इंटू 48x, ये हमने लिख दिया। ये हमारा पूरा बड़ा जो त्रिभुज था पूरे का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था। अब हम निकालेंगे छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अब इसकी बात कर लेते हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो अब इस त्रिभुज में BOC में, इस त्रिभुज के अंदर जो आधार तो ये हो गया हमारा 6 और 8 14, 14 सेमी हो गया, और ऊंचाई हो जाएगी ये जो हमारी ऊंचाई दे रखी है, यानी त्रिज्या दे रखी है 4 सेमी, तो ये सभी ऊंचाई हो जाएगी इसमें 4 सेमी। ठीक है, ये 4 सेमी ऊंचाई होगी, और इसमें अब 4 सेमी ऊंचाई है, सभी में त्रिज्या 4 सेमी रहेगी। तो ऊंचाई तो हो गई और ये आधार मिल गया। तो अब हम आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुज का जो सूत्र होता है निकालने का, तो वो यहाँ पे है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यह लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारे पास 14 हो गया, और ऊंचाई होगी हमारी 4। ठीक है, उसके बाद में प्लस, यानी सभी त्रिभुज छोटे त्रिभुजों को जोड़ लेंगे क्षेत्रफल को, और बड़े वाला त्रिभुज हमने यहाँ पे लिख ही दिया है। तो अब सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो दूसरे निकालेंगे फिर 1/2 गुणा, अब देखो दूसरे वाले त्रिभुज में हमारा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है इसमें आधार ये है x प्लस में 8, x प्लस में चाहे इसको पहले ले लेते हैं, इस वाले को पहले ले लेते हैं हम। इसमें है x प्लस में 6, x प्लस में आधार ये माना जाएगा आधार, ठीक है, और ये होगी ऊंचाई। ऊंचाई तो 4 सेमी रहेगी सभी में, क्योंकि इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो ये ऊंचाई 4 सेमी रहेगी। आधार हो गया ये, आधार हो गया x प्लस में 6, और ऊंचाई हो गई इसकी 4 सेमी। तो यह लिखेंगे x प्लस में गुणा x प्लस में 6, ये हमारा आधार है, और गुणा 4 हमारी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का निशान। फिर उसके बाद हम लेंगे अब इस वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज लेंगे, और इस वाले त्रिभुज में देखो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, और ये हो गया आधार, यानी x प्लस में 8, और ऊंचाई कितनी रहेगी 4 सेमी, क्योंकि त्रिज्या है, ये त्रिज्या दे रखी किताब में प्रश्न में 4 सेमी है, तो ऊंचाई कितनी रहेगी 4 सेमी, और x प्लस 8 ये है आधार। तो यह लिख देंगे 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारे पास है x प्लस में 8, और गुणा ऊंचाई हमारे पास 4 सेमी। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब इसको आगे हल करते हैं, तो देखो हमारे पास ये तो हमारा ऐसा ही रहेगा, तो इसको आप
लिख दो, ये पूरे क्षेत्रफल है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ABC का, तो इसको तो ऐसा ही लिखेंगे अंडर रूट x प्लस में 14 और इंटू 48x बराबर। अब देखो ये कट रही है, 2 से कट रही है, ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 14 का 2 से गुणा करेंगे तो आएंगे 28। यहाँ पे तो 28 आ गया। और इधर देखो 2 का जब हम 1/2 गुणा x प्लस में 6, ठीक है। हम देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये कट गई, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ लिखेंगे प्लस में 2 और यहाँ पे x प्लस में 6, ये बचा। उसके बाद ये भी कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे बचेगा 2, पहले 2 रहेगा, 2 पहले ले लेते हैं, प्लस में 2 और अंदर बचा x प्लस में 8, ये हमारा हो गया। अब इसको आगे करते हैं, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, तो इसको लिखेंगे पहले अंडर रूट ब्रैकेट x प्लस में 14 और यहाँ पे बच रहे हैं 48x और इधर हमारे बच रहे हैं यहाँ पे 28 के 28 रहेंगे और प्लस 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x और 2 का गुणा 6 से करेंगे तो प्लस 6 दूनी 12 प्लस 2 का गुणा x से करेंगे 2x और प्लस 2 का गुणा 8 से करेंगे 8 दूनी 16। अब देखो इसको आगे हल करते हैं, तो इनको पहले ऐसे ही लिखते हैं, अंडर रूट में है तो अंडर रूट में रहेगा, ये तो थोड़ा ऊपर से कर देते हैं इसको, तो ये अंडर रूट ही रहेगा, अंडर रूट x प्लस में 14 और इंटू 48x और इधर है हमारे पास। अब इनको सबको जोड़ लो, 28, 12 और 16 को, तो ये हो गए 28 और 12, ये हो गए 40, 40 और 16 56, ये हो गए हमारे 56 हो गए। और इधर देखो 2x और 2x कितना हो गए 4x, तो प्लस में 4x। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉमन, ये 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो ये रहेगा अंडर रूट x प्लस में 14 और यहाँ पे बचा 48x और इसके बाद में बराबर, या 4 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 4 का 14, 4 का 56 भाग लगाएंगे तो 14 चौके 56, 14 आएंगे यहाँ पे आएंगे 14 और यहाँ पे आएंगे प्लस 4 का 4 से कट गया, क्या बचेगा x। अब यहाँ पे देखो 14 प्लस x, यहाँ पे भी x प्लस 14 यानी 14 प्लस x ही है, इधर भी और इधर भी क्या है, दोनों बराबर आ गए। अब हम इन दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करेंगे, नहीं इधर भी वर्क करेंगे और इधर भी वर्क करेंगे, तो ये हमारा लिखेंगे इसको वर्ग में बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और अंडर रूट छोटा ब्रैकेट x प्लस में 14 और ब्रैकेट और इधर है अंडर रूट पूरा लगाएंगे और इधर है 48x और इनका सबका वर्ग, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं दोनों तरफ करना होता है वर्ग, इधर भी करेंगे वर्ग इधर भी करेंगे, तो इधर करेंगे तो 4 14 प्लस में x ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट और इनका दोनों का वर्ग, यानी इधर भी वर्क कर दिया इधर भी वर्क कर दिया। तो वर्क करने पे देखो हमें क्या मिल रहा है, वर्क करने पर हमें देखो ये वर्ग है और ये अंडर रूट आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पे तो बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा x प्लस में 14 ब्रैकेट और ये बचा हमारे पास 48x और इधर बचेगा देखो 4 का वर्ग होता है 16 और इधर बचेगा हमारे पास 14 ब्रैकेट 14 प्लस में x का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे समझो आप x प्लस 14 और इधर x प्लस 14, ये एक ही बात है, चाहे इसको आगे लिख लो चाहे पहले लिख लो, एक ही बात है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x प्लस 14 और इधर भी x प्लस 14 है, तो आपस में ये क्या है, कट रहे हैं, तो इनको काट देंगे, तो x प्लस 14 से x प्लस 14 कट गए और कितना बचेगा, x प्लस 14 बचेगा, क्योंकि कितनी बार था, 2 बार था ये,
ठीक है, ये ध्यान रखना। ये x प्लस 14 से x प्लस 14 कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 14, क्योंकि ये वर्ग था, 2 बार था यानी, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 48x, क्या लिखेंगे 48x बराबर, और यहाँ पे हमारे बच रहे हैं 16, और यहाँ पे बचेगा 14, 14 प्लस में x, ये यहाँ पे बचा। अब हमारे पास 16 का इनसे गुणा कर लेंगे तो ये पे यहाँ पे आ जाएगा 48x बराबर, यहाँ ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, 48x और 16 का गुणा 14 से, 16 का गुणा हम किससे करेंगे, देखो 16 है यहाँ पे, देखो हम एक काम करते हैं, ये हमारे पर कट रहा है, ये देखो इधर ही 16 इधर को लाएंगे, भाग में जाएगा 16, तो हम क्या करते हैं इसको काट देते हैं, तो 16 एकम 16 और 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, कितनी बार आए 3 बार। तो यहाँ पे आ गए हमारे 3x आ गए, और इधर आ गए 14 प्लस में x, और इस x को इधर ले जाएंगे तो x माइनस में जाएगा, तो ये 3x, x इधर आ गया माइनस x बराबर 14। और अब देखो 3x में से x घटाएंगे, 3x में से x घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 2x बराबर 14। और आपको पता है, इसको आगे कर देते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर देते हैं इसको। अब 2x, तो यहाँ पे x बचेगा और 2 उधर चले जाएगा, तो x बराबर 14/2, और मान आ जाएगा, फिर x का मान आ जाएगा, 2 का भाग 14 में लगाया तो x बराबर हो जाएगा 7, यानी हमारा जो x का मान कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है, 7 सेमी। अब हमारे पास x का मान आ गया, तो अब हम यहाँ कर देते हैं, सवाल पे आ जाते हैं। x देखो, हमने AC की लंबाई कितनी मानी थी, x प्लस 6, तो हमें AC बराबर x प्लस 6 मानी थी, और x का मान कितना आ गया 7, तो 7 प्लस में 6, तो AC की जो लंबाई हो गई 7 और 6 13 सेमी, ठीक है। इसी तरह से अब निकालेंगे हम AB की, ठीक है, AB की निकालेंगे। AB की हमने मानी थी x प्लस 8, तो x का मान कितना आ गया 7 और प्लस में 8, और 8 और 7 15, ये होगी 15 सेमी, ठीक है। इस तरह से हमने इनकी लंबाई निकाल दी AC और AB की, ठीक है। ये हो गया हमारे आंसर सवाल नंबर 12 के। ये सवाल थोड़ा बड़ा भी है, कठिन भी है, इसको आप बार बार अभ्यास करोगे, बार बार वीडियो को देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। और ये वाला जो काम हमने किया है, आंसर लिखा है, ये जो AC और AB का मान निकाला है, ये सवाल के लास्ट में करना है आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको सवाल के लास्ट में ये काम करना है जो मैं यहाँ पे लिखा है, ये एंड में आएगा सवाल के। प्रश्न 13 लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगणित बनी चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरिक करती है। देखो, ये हमारा एक वृत्त है और ये इसके चारों तरफ क्या बना है, परिगणित चतुर्भुज बना हुआ है। अब ये जो बोल रहा है सवाल कि इसमें आमने सामने की भुजाएं, ये नहीं, जो आमने सामने की भुजा है उनके जो आंतरिक कोण है, ये कोण और ये कोण, ये संपूरक है, यानी संपूरक कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री है। ये सवाल बोल रहा है, ये प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम इनके जो स्पर्श बिंदु है इनको मिला लेते हैं। तो जैसे कि ये वाला बिंदु, इसको इसमें मिला देते हैं, ये लो थोड़ी रचना कर देते हैं इसमें, ये हमने इसमें मिला दिया और इसका नाम दे दिया स्पर्श बिंदु का P नाम, और इसको हम इससे मिला देते हैं, इसका नाम दे दिया हमने PQ, इसका नाम दे देते हैं Q, और ये इसको इसके मिला देते हैं, ये स्पर्श बिंदु है, ये हो गया R, और इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसका दे दिया नाम S, ठीक है। ये स्पर्श बिंदुओं के हमने नाम दे दिए हैं, और हमें ये सिद्ध करना है भुजाओं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरिक करती है, यानी जो आंतरिक कोण है वो संपूरक कोण बनाती है, यानी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रश्न में दिया गया है, इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो अब हम इसको विस्तार से हल करते हैं। देखो, इस तरह से ये हमारे कोण भी बहुत सारे बन गए, इन कोणों के नाम डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। जैसे कि ये कोण हो गया हमारा, ये वाला कोण हो गया हमारा 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, और ये हो गया
4 नंबर, और ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, ये कौन हो गया 7 नंबर, और ये कौन हो गया हमारा 8 नंबर। इस तरह से हमारे कोण बन गए। अब हमारे पास देखो ये जो त्रिभुज बन रहे हैं इन कोणों में, देखो एक तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये कैसे हैं, ये सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे आराम से। तो पहले हम इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो आगे अब इस सवाल को विस्तार से हल करते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 13 है, हमारे पास दिया है एक वृत्त जिसके परिगणित ABCD एक चतुर्भुज है। यानी कि एक वृत्त है और इसके चारों तरफ यानी परिगत क्या है, ABCD चतुर्भुज है। ये हमें प्रश्न में दिया है और हमें सिद्ध करना है कोण AOB और प्लस में कोण COD बराबर 180 डिग्री। यानी कोण हमारा एक AOB यानी ये वाला कोण, ठीक है, और कोण COD यानी ये वाला कोण। एक तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। ये बात हमें सिद्ध करनी है, प्रूव करनी है। तो अब हम सबसे पहले इसकी उत्पत्ति लिखते हैं। तो देखो हमने क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को पहले सर्वांग सम करेंगे, इसको और इसको। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज, उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज, ये हमारे त्रिभुज का सिंबल है AOS यानी AOS। देखो AOS यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक, AOS तथा वह त्रिभुज AOP यानी ये वाला त्रिभुज AOP। त्रिभुज AOS व त्रिभुज AOP में क्या क्या समानता है वो चीज़ें हम लिखते हैं। अब देखो हमारे पास AO भुजा है, हमारे पास AO ये वाली भुजा कैसी है, ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। तो AO बराबर AO यहाँ लिखेंगे, AO बराबर AO और कारण लिख देंगे उभयनिष्ठ। ये दोनों भुजा कैसी आपस में एक दूसरे त्रिभुज में उभयनिष्ठ है और उभयनिष्ठ हमेशा बराबर होती है एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद में है दूसरी है OS और OP। देखो OS हमारे पास OS और OP ये भी बराबर है, ये भुजा और ये भुजा भी क्या है, दोनों बराबर है। कारण हो जाएगा क्योंकि ये एक वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या हमेशा वृत्त की बराबर होती है। किसी भी वृत्त में कितनी भी त्रिज्या हो, सारी त्रिज्या आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। तो यह लिखेंगे OS बराबर OP, OS बराबर में OP यानी OS बराबर OP बराबर है। कारण हो जाएगा त्रिज्याएं, क्योंकि आपस में बराबर होती है त्रिज्याएं, ये होगी त्रिज्याएं। और उसके बाद है अब ये देखो ये और ये भी क्या होगी बराबर, AS और AP क्यों बराबर होगी, इसके बराबर ये होगी। कारण हो जाएगा फिर मैं 10.2, ठीक है, ये आपस में बराबर होगी। और ये स्पर्श रेखा है इसलिए पर मैं भी लिख सकते हो आप, ये इसका नाम है AS बराबर AP, AS बराबर AP, ठीक है। स्पर्श रेखा यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, क्योंकि ये बिंदु A की स्पर्श रेखा है इसलिए आपस में एक दूसरे के बराबर है। प्रमेय के अनुसार भी ये बराबर है। अब देखो तीन चीज़ बराबर होगी तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज AOS सर्वांग सम है त्रिभुज AOP के सर्वांग सम है त्रिभुज। और ये आपस में इसका नियम है, किस नियम से, यानी S यानी भुजा नियम से आपस में सर्वांग सम है। और सर्वांग सम है तो कोण 1 और 8 कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 8 और कारण हो जाएगा CPCT का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण भी इनके कैसे हैं आपस में बराबर है। तो यह लिख देंगे। इसी प्रकार देखो ये दोनों सर्वांग सम है तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे और ये दोनों भी होंगे, ये दोनों भी होंगे। तो यह लिखेंगे इसी प्रकार, यानी सारे त्रिभुज कैसे हैं इसमें सर्वांग सम होंगे। तो यह लिख देंगे इसी प्रकार
इसी प्रकार कोण कोण भी बराबर होंगे, तो कोण 2 और 3 भी बराबर है, तो लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3 के। ठीक है, और कोण 4 और 5 भी बराबर होंगे, तो लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 5। कोण 4 और 5 भी कैसे हैं, बराबर है। अब कोण 6 और 7, तो कोण 6 बराबर है कोण 7 के। तो ठीक है, ये इसलिए लिख दिया क्योंकि आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आपस में ये सारे कोण एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये दोनों भी सर्वांग सम होंगे, ये दोनों भी सर्वांग सम होंगे, सारे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो इनके जो कोण है वे आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखो, एक ही बिंदु पे बने हुए कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो लिख देंगे एक बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो हम सारे कोणों का योग करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में कोण 3 प्लस में कोण 4 प्लस में कोण 5 प्लस में कोण 6 प्लस में कोण 7 प्लस में कोण 8, और सबका मान होता है 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सबका योग होता है 360 डिग्री। अब हमारे पास सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब हम देखो, हमने आपको बताया था, देखो कोण 1 और 8, कोण 1 और 8 कैसे आपस में बराबर है, तो हम इसके स्थान पे कोण 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनको लिखेंगे कोण 1, क्योंकि हमें कोण 1 और 2 तो चाहिए, इधर 5 और 6 चाहिए, बाकी के कोणों को हम बराबर जो है वो लिख देंगे। तो 1 और 2 चाहिए, तो 1 तो लिखेंगे ही, तो प्लस में अब कोण 2 भी लिखेंगे, कोण 2 प्लस में, अब देखो कोण 3 2 के बराबर है, यानी 3 और 2 आपस में बराबर है, तो 3 के स्थान पे लिख देंगे कोण 2 प्लस में कोण 4 और 5। अब देखो कोण 4 और 5 हमारे पास ये आपस में दोनों बराबर है, 5 के बराबर है, तो 4 के स्थान पे लिख देंगे कोण 5। तो कोण 5 प्लस में ये कोण 5 पहले से, ये कोण 5 प्लस में कोण 6 हमें चाहिए, तो कोण 6 लिखेंगे, कोण 6 प्लस में कोण 7। अब देखो कोण 7 हमें नहीं चाहिए, तो 7 और 6 कोण आपस में बराबर है, तो लिख देंगे कोण 6, और प्लस में देखो कोण 8 है ये, और कोण 8 किसके बराबर बताया था हमने, 1 के बराबर है, तो यह लिख देंगे कोण 1, और बराबर है 360। अब देखो यहाँ पे इनको जोड़ लेते हैं हम, कोण 1 ये रहा कोण 1, तो कितने कोण हो गए, 2 कोण हो गए, तो 2 कोण 1 प्लस में देखो कोण 2 और कोण 2, ये भी 2 कोण है, तो 2 कोण 2 प्लस में कोण 5 तो कोण 5 प्लस में कितने कोण हो गए, 2 हो गए ये भी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 2, 5 कोण भी 2 है, प्लस में कोण 6 और कोण 6, तो 2 कोण 6, और उसके बाद देखो ये लिख दिए कोण 2 भी, कोण हमारे पास जो 1 है 2 बार है, कोण 2 भी हमारे पास 2 बार है, और कोण 5 भी हमारे पास 2 बार है, और कोण 6 भी हमारे पास 2 बार है, और बराबर करेंगे यहाँ पे 360। ठीक है, 360 डिग्री। आगे देखो इसमें अब हमारे पास 2 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लिया हमने, तो 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में यहाँ पे बचा कोण 5 प्लस में कोण 6, और ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट बंद, बराबर में 360। ठीक है, अब देखो 2 का इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, 2 हमारा इधर जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में कोण 5 प्लस में कोण 6, और यहाँ पे बचा 360 बटा में 2, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2 1, और 2 बचा, 2 माँ 3 माँ 2 गए, तो 1 बचा, ये हो गए 16, तो 2 8 16,
8 आ जाएंगे और 0 की 0, 180 डिग्री आ गया। अब हमारे पास देखो कोण 1 प्लस कोण 2, आपको पता है कोण 1 और 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, कोण 1 और 2 ये है तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं कोण ए ओ बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ए ओ बी प्लस और कोण 5 और 6 किसके बराबर है, देखो 5 और 6 किसके बराबर है, सी ओ डी के, यानी ये कोण 5 और 6 किसके बराबर है, सी ओ डी के। तो इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं कोण सी ओ डी और बराबर कितना है 180 डिग्री। और यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। देखो सवाल में ये देखो यही सिद्ध करना था, कोण ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पे हमारे आ गए कोण ए ओ बी प्लस में कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। इस तरह से ये हो गया हमारे आंसर सवाल। आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखो, बार बार देखोगे तो आपको सारे सवाल समझ में ठीक से आ जाएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।